नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत फैकल्टी हिस्ट्री स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज फिर हम एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं आपके एक नए टॉपिक के साथ। आज हमको चर्चा करनी है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर। राजस्थान की सभ्यताओं के टॉपिक पर हम चर्चा करें उससे पहले जो पिछली वीडियो क्लास मेरी थी, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 2 वीडियो क्लासेस जो मैंने आपको दी थी, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर एक बार हम चर्चा करते हैं। आशा है आपने उन वीडियो क्लास को देख करके उन प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश की होगी। फिर से उन प्रश्नों को एक बार हम चर्चा करते हैं और उनका उत्तर मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। पहला प्रश्न हमारा था, वृहत राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री हैं गोकुलदास आसावा, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित हीरालाल शास्त्री या शोभाराम कुमावत। तो मित्रों, वृहत राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। इन्हें वृहत राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। शोभाराम कुमावत जो थे वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे और फॉर्मर राजस्थान या पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुलदास आसावा थे। माणिक्यलाल वर्मा जो थे संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे। तो वृहत राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ होता है। राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ जो होता है वो फॉर्मर राजस्थान से होता है। हमने आपको बताया था कि मत्स्य संघ का निर्माण, यहाँ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है कि मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो प्रथम चरण में होता है। विद्यार्थी ये समझता है कि राजस्थान का एकीकरण यहीं से प्रारंभ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मत्स्य संघ का विलय आगे जाकर के कर दिया जाता है। तो फॉर्मर राजस्थान से ही एकीकरण की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है, इसलिए पूर्व राजस्थान या फॉर्मर राजस्थान इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? मित्रों, इसका उत्तर होगा मेवाड़ राणा, क्योंकि मेवाड़ राणा भोपाल सिंह जी ने जो मेवाड़ रियासत का जो विलय दिया था, मैंने आपको पिछली वीडियो क्लास में बताया था कि 3 शर्तों के साथ उन्होंने अपना जो दीवान है उन दीवान को दिल्ली भेजा था। उसमें एक शर्त ये रखी थी कि वंशानुगत रूप से आजीवन जो राज प्रमुख रहेंगे वो राज प्रमुख रहेंगे हमारे मेवाड़ के राणा। लेकिन चूंकि जब चतुर्थ चरण के अंदर जाकर के जब वृहत राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था तो उस समय राज प्रमुख पद पर जो आसीन किया गया था महाराजा मान सिंह द्वितीय को किया गया था। शर्त के आधार पर इनके लिए एक नया पद सृजित किया गया था जिसे महाराज प्रमुख का नाम दिया गया था। और राजस्थान के पहले और अंतिम जो महाराज प्रमुख थे वो थे मेवाड़ राणा भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मित्रों वो है नॉन सैल्यूट स्टेट नहीं था। इट मींस इसमें 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो नॉन सैल्यूट स्टेट हैं। एक वो होगा जो नहीं था और इसका उत्तर होगा टॉडगढ़। नॉन सैल्यूट स्टेट वो हुआ करते थे जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है किस संघ की स्थापना से? तो इसका उत्तर होगा वृहत राजस्थान संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा जुगल किशोर चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो पद है वो कब सृजित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? इसे सम्मिलित किया गया था 1956। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल पदनाम दिया गया, या हम ये प्रश्न जो है आरएसपी के एग्जाम में भी आ चुका है, वो था कि राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो वो हुआ है 1956 के अंदर राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और राज्यपाल का पद बन गया। और पहले राज्यपाल जो बनाए गए थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट उत्तर जो है वो है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान की एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ?
इसका उत्तर होगा मत्स्य संघ। नेक्स्ट है, देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1936 के कराची अधिवेशन में, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इन दोनों की जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। त्रिपुरी अधिवेशन, मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि त्रिपुरी जो अधिवेशन है उस समय उसकी अध्यक्षता के लिए जब चुनाव की बात आई थी, तो उस समय पटाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही चुनाव में खड़े हुए थे। तो जो चुने गए थे वो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। महात्मा गांधी जो हैं वो पटाभी सीतारामैया का समर्थन कर रहे थे। पटाभी सीतारामैया की हार के बाद महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस से नाराजगी भी हुई थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जो कार्यशैली है वो भिन्न थी। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा कहीं ना कहीं हिंसा का समर्थन किया करती थी। तो आप भी ध्यान रखिए कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने लगातार दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। एक तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की और दूसरी है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का तो राजस्थान संघ में विलय किया गया था वो 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका अंतिम प्रश्न है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, यानी उन सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहां कुल शब्द आ चुका है, इसलिए इसका उत्तर होगा 3। इस प्रकार इन 15 प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता चुके हैं। वीडियो क्लास को लेने के बाद यदि आपके 12 प्रश्नों या 13 प्रश्नों की संख्या के जो उत्तर है उनके सही आते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आप काफी अच्छी तैयारी की ओर हैं। आज का जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, नए टॉपिक पर, चूंकि हमने आपसे कहा कि हम पूरे राजस्थान का जो जीके है वो आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही का टॉपिक हमें इसलिए लेना पड़ा था बीच में कि काफी बच्चों को कुछ फोन आए थे लेके कि जो कोविड-19 जो त्रासदी इसके तहत जो कोचिंग अचानक बंद हो गए, तो उन बच्चों का कुछ कोर्स बचा हुआ था, अदर्स कोचिंग के बच्चे भी थे, तो उन्होंने क्या है कि बात को उस विशेष डिमांड के ऊपर उस टॉपिक को हम लोगों ने रखा था। अब इसके बाद हम क्रम से ही चलेंगे। आज हमें चर्चा जो हमारी प्रारंभ होगी वो राजस्थान के नामकरण से स्टार्ट होगी। प्रागैतिहास के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या थी और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, आगे की ओर हम चलते हैं। इस टॉपिक में जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको एक बात यहां बता देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के जीके को लेकर के मार्केट के अंदर बहुत सी गाइड यहां पर आई हुई है। बच्चा ज्यादातर गाइड के अप्रोच में रहता है, कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंट हो जाने से कोई फैक्ट्स वहां मैच नहीं करता है। इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को तैयार करने में किन किन पुस्तकों का सहारा लिया है, किन पुस्तकों की सहायता है या किन पुस्तकों पर मेरा अध्ययन है, उससे मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूं। यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान आज तक, राजस्थान का इतिहास शर्मा पावा, राजस्थान का एक सांस्कृतिक इतिहास जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये एक पुरस्कृत पुस्तक जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से संबंधित है, और इसके जो लेखक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। इस पुस्तक का सारा इसमें लिया गया है। जयसिंह नीरज, डॉक्टर जयसिंह नीरज, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, और सुजस एक संदर्भिका है राजस्थान से संबंधित। इसका कक्षा 6 से 12 तक के नोट्सों का समावेश इसके अंदर जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनका किया गया है, और राजस्थान का इतिहास शर्मा पावा, और कुछ व्यक्तिगत नोट्स जो मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं उन सब का समावेश करके आपके समक्ष जो रखा गया है। ये कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा कि मैं चाहता हूं कि आप वीडियो क्लास के अंदर आपको ऐसा महसूस ना हो कि आप रूबरू कोई क्लास नहीं ले रहे हैं, और ज्यादा मेहनत आपको कुछ किताबों को तलाश करने में ना पड़े, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कवर हम इस वीडियो क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। हमारी आपकी मेहनत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रंग ला सके, ये प्रयास मेरा है। आप लोगों के सहयोग के साथ
एक प्रयास मैं कर रहा हूं। हम जो पहले मैंने आपसे कहा कि राजस्थान के एक जो राजस्थान का जो नामकरण हुआ है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। मित्रों, स्थिति यह होती है कि पूरे भारत के अंदर जब हम देखते हैं तो स्थिति हमारे पास क्या है कि हर राज्य का वहां की किसी ना किसी प्रकार की जो क्वालिटी है, कोई कल्चरल क्वालिटी हो सकती है, कोई ज्योग्राफिकल क्वालिटी हो सकती है, कोई हिस्टोरिकल क्वालिटी हो सकती है, या कोई सोशल क्वालिटी हो सकती है। उस क्वालिटी के आधार पर वहां का नाम रखा जाता है। मैं कुछ राज्यों के नाम आपको बता रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। काफी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इन राज्यों के नाम इस आधार पे पड़े हुए हैं। जैसे पंजाब, पंच प्लस आप यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब हमें है। राजाओं का स्थान राजस्थान। छत्तीसगढ़, जहां 36 दुर्गों का 36 किलो का जो एक क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है। उत्तराखंड, उत्तर का खंड उत्तराखंड होता है। झारखंड, झारखंडियों की भूमि झारखंड हो गया। असम, जिसकी भूमि सम नहीं है, वो राज्य असम कहलाता है। मेघालय, मेघ प्लस आल्य, जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, मेघों का घर। चेरापूंजी जो है मेघालय के अंदर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वो मेघालय में ही है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मेघालय पड़ा हुआ है। गुजरात, हम गुजरात बोलते हैं, वो गुजरात है, तो गुजरों का जो क्षेत्र रहा है वो गुजरात कहलाया है। बिहार, यानी कि जहां बौद्ध विहार सबसे ज्यादा है, उसे बिहार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस प्रकार से और भी बहुत से राज्य जो हम लोग काफी एक बड़ी चर्चा हमारी यहाँ पर उस राज्यों की होगी, हो जाएगी, लेकिन तमाम राज्यों के नाम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। इसलिए हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को चूंकि राजाओं का स्थान कहा जाता है, राजाओं की जन्म स्थली, राजाओं की जो वीरता, जो राजाओं की जो शौर्यपूर्ण क्रीड़ा जो रही है, वो स्थली जो रही है राजस्थान रहा है। लेकिन यहाँ राजस्थान के अंदर जो वीरांगनाएं हैं, जो माताएं हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही वीरता के किस्से सुनाया करती थी। हमारे यहाँ एक बड़ी, राजस्थान के अंदर एक बड़ी परंपरा है कि जब पुत्र जब होता है तो पुत्र के सराहने तलवार रखी जाती है। जब मैं क्लास में जब इस बात को पढ़ाता हूं, जब बच्चों से बात करता हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वहां बच्चे कई बार वो कहते हैं साहब ठीक है साहब, कोई जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनके साये से बच्चे को बचाने के लिए बात रखी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ ये विचार रखा जाता है, चूंकि राजपूतों की धरती रही है, कि बच्चा जब होश में आए या बच्चा जब खेले तो उसका हाथ तलवार पे बढ़े, यानी कि बच्चा इस बात को देखे लेकर के कि हमारी जो बच्चे के अंदर वीरता के जो गुण हैं वो बचपन से पनपने लगे। हमारे कोर्स में एक कविता रहा करती थी, उसकी कुछ एक दो पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ कि लोरी जो हुआ करती थी, जो माँ उस समय गाती थी बच्चों को लेके, बच्चों को सुनाया करती थी बचपन में। पूरी बहुत लंबी कविता है, क्योंकि क्लास मेरी दूसरे टॉपिक पर है, लेकिन बीच में एक दो लाइनें मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की वीरता किस प्रकार से हुआ करती थी। लेकिन उसकी एक दो लाइनें कि बालो पाको बाहर आयो, माता वेण सुनावे यूं, मारी कूक सुलाई रे बाला, मैं तो ये सकरी घुट यूं, तेज कटारो नालो काटो, नालो काटत बोली यूं, बेरा रे फो जा रे बाला, शीस काट घर आइयो तू, मांडी चढ़कर थाल बजायो, थाल बजावत बोली यूं, चार कूट धरती पर वाला, इंक डइयो बजवइयो तू। ये एक बहुत लंबी एक लौरी है जो राजस्थानी भाषा के अंदर होती है, लेकिन तो जिसमें माँ बच्चों को सिखाती कि बेरा रे फौजारे वाला, शीश काट घर आइयो तू। बेरी यानी कि शत्रु जो है, शत्रु का सिर काट के तो तू घर आना लेकर के। इस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ होती है। तो राजपूतों, एक राजपूती आन बान शान हमारी ये रही है, लेकिन कि जो केसरिया और जौहर, ये दो हमारी प्रथाएं इतनी जबरदस्त है। राजपूती हमारी जो शान है उसका परचम पूरे विश्व में लहराए हुए है, जिसमें हमारे राजस्थान से मेवाड़ रियासत का जैसे ही नाम आता है लेकर के, तो बहुत एक स्वामी भक्ति या आप मानी राष्ट्र भक्ति वहां के लोगों के दिलों में रहा करती थी। पूरा का पूरा राजस्थान की इंच इंच भूमि को थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया लेकर के। हम वो चर्चा आगे के टॉपिक में करेंगे। तो तमाम जो नामकरण हमारे राजस्थान का है वो किस प्रकार से हुआ है, उसकी यात्रा क्या रही है, इस टॉपिक में मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप बड़े ध्यान से इस टॉपिक को सुने, अपने नोट्स इसके अंदर बना लें, और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाता है लेके, क्योंकि इतनी किताबों के पढ़ने के बाद इन नोट्सों को अंजाम दिया जाता है लेके। मित्रों, सबसे पहला एक एग्जाम्पल जो हमें 625 ईस्वी का
बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। सिरोही जिले से शिलालेख प्राप्त हुआ है। सिरोही जिले में यहां एक सीमल माता, जिसे हम खीमल माता के नाम से भी जानते हैं, उन माता का मंदिर यहां पर स्थित है। इस शिलालेख की जो रचना की गई थी वो राजा वर्मलात के काल में हुई थी। यहां इस शिलालेख में हमारे राजस्थान के लिए जो नाम दिया गया है वो दिया गया है राजस्थानिया द्वितीय, इस नाम से इसको शो किया गया है। तो राजस्थान के लिए पहला पहला जो नाम आया वो राजस्थानिया द्वितीय आया। उसका एक प्रमाणिक तौर पे एक ऐतिहासिक जो हमें उदाहरण जो मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख। इस शिलालेख से सामंत प्रथा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमारे राजस्थान के जो अबुल फजल कहलाते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें अबुल फजल का नाम दिया। उनका नाम है, और वो नाम है मूणोत नैन्सी। मूणोत नैन्सी जो है मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय के कवि थे। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है मूणोत नैन्सीरी ख्यात, ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे एक साहित्यिक रूप से सबसे पहले माना गया। अब आप इन दो प्रश्नों को ध्यान रखिए कि ऐतिहासिक रूप से प्रथम प्रमाण जो हमें मिलता है वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। साहित्यिक रूप में राज्य के नाम का जो प्रमाण मिलता है वो हमें मूणोत नैन्सीरी ख्यात से मिलता है। अगली यात्रा जो हमारे इस राजस्थान के नाम को लेकर के होती है, हमारे यहाँ ब्रिटिश काल के अंदर विदेशी जो इतिहासकार हैं या विदेशी जो अधिकारी थे उन्होंने भी यात्रा राजपूताना स्टेट की है। उनकी नजरों में राजस्थान की इमेज, राजस्थान के नाम की स्थिति क्या रही, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का मैं नाम अब लेना चाह रहा हूं उनका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के रहने वाले थे। 1758 के अंदर ये शेखावाटी प्रदेश में आए थे। इनकी मृत्यु राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के बीकानेर जिले में हुई। 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने हमारे राजस्थान को राजपूताना शब्द दिया। अब आप ये ध्यान रखिए, राजपूताना शब्द की बात होगी कि राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो वो होगा, उसका उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के ही मित्र थे जिनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा 1805 के अंदर जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें जो राजपूताना नाम जो 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसमें 1805 के अंदर सबसे पहले एक लिखित प्रमाणिक रूप से इसका उल्लेख किया राजपूताना शब्द का अपने इस ग्रंथ के अंदर। हमारे राजस्थान के इतिहास के संकलन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को जो संरक्षण प्राप्त हुआ था वो मेवाड़ रियासत का प्राप्त हुआ था। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उनकी मृत्यु 18 नवंबर 1835 को इंग्लैंड के अंदर होती है। कर्नल जेम्स टोड जो यहाँ आए थे 1818 ईस्वी के अंदर पश्चिमी जो हमारे राजपूत राज्य थे उनके पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। जब वो कर्नल जेम्स टोड यहां से इंग्लैंड की ओर गए तो उन्होंने चित्तौड़ के अंदर मानसरोवर जो झील है उसके किनारे एक शिलालेख जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख, इस मानमोरी शिलालेख के अंदर समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है। जो समुद्र मंथन हमारे जो धार्मिक साहित्य है, जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें उल्लेख आता है, आप सभी परिचित हो उसके लिए। समुद्र मंथन जो हुआ था वो अमृत की खोज के लिए हुआ था जो देवताओं और राक्षसों के द्वारा किया गया था। तो उस समुद्र मंथन का जो उल्लेख है वो उल्लेख मानमोरी शिलालेख के अंदर है जिसे चित्तौड़गढ़ से प्राप्त किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, लेकिन जब वो इंग्लैंड लेके गए तो बीच चूंकि भारी भरकम था, भारी होने के कारण उन्होंने उसको समुद्र में फेंक दिया था। 1829 में इंग्लैंड में ही कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है एनानाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम इस ग्रंथ का सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ये इसका दूसरा नाम है। अभी तक के पिछले एग्जाम्स के जो प्रश्नों को देखेंगे
तो उसमें यहां से काफी प्रश्न इस टॉपिक में से आ चुके हैं लेकर के। तो यहां हमारे राजस्थान का जो इतिहास संकलित हुआ वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। यहां मैं विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान इस ओर एक आकर्षित करना चाहूंगा स्टूडेंट्स का कि कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, कुछ इतिहासकार हमारे जो राजस्थान के हैं वो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखे गए इतिहास पर संदेह प्रकट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। रीजन क्या है कि राजस्थान का जो साहित्य लिखा गया है, राजस्थान के जो इतिहास की जो बात रखी गई है वो यहाँ संस्कृत में है, डिंगल में है, पिंगल में है, फारसी में है, कुछ हिंदी में है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड इत्तेफाक से इन भाषाओं के ज्ञाता नहीं थे, वो अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। इससे अर्थ ये होता है कि वो ट्रांसलेटर्स पर निर्भर रहे हैं। ट्रांसलेटर्स पर जब निर्भर होकर के कोई बात लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धि होने की बात आती है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे राजस्थान के इतिहास को संग्रहित करने में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निभाई गई है, इसलिए इन्हें हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक, इतिहास के पिता की संज्ञा दी गई और यही हमारा इसका उत्तर है। कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान का जो नाम दिया था, राजस्थान स्टेट को, वो रायथान नाम दिया था। रिलेटिव में रायथान नाम दिया, रायथान से जाकर के हमारे जो स्टेट को नाम मिला वो राजस्थान मिला था। आपको ये ध्यान रखना है, यदि ये प्रश्न आता है कि राजस्थान नाम किसकी देन है, तो आप ये ध्यान दें कि आपका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। यहां कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि एक बार प्रश्न आ चुका है और आयोग के द्वारा उसका उत्तर कर्नल जेम्स टोड माना गया है। लेकिन हमारे राजस्थान के नाम का जो संवैधानिक उदाहरण हमें जो मिलता है, संवैधानिक रूप से जो प्रमाण मिला, वो मिला 26 जनवरी 1950 को पी सत्यनारायण कमेटी के द्वारा राजस्थान का जो नाम आया उस समय वो उस आधार पे दिया गया संवैधानिक, क्योंकि राजस्थान नाम तो पहले आ चुका था, तो इसी संवैधानिक तौर पर हमारे राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना जो हमारा पहले जाना जाता था, तो उसको राजस्थान फिक्स कर दिया गया था। यहां आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, यदि ये प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो आप ये ध्यान रखिए कि राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये स्टेट राजपूतों का स्टेट रहा है, इसलिए इसको राजपूताना कहा गया है। बसंतगढ़ शिलालेख के ऐतिहासिक प्रमाण से और 26 जनवरी 1950 तक के संवैधानिक प्रमाण तक की जो यात्रा रही है वो हमारी रही है राजस्थान के नामकरण को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक जो अब मेरा इसी आज की चर्चा का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। मित्रों, इतिहास जो भी लिखा जाता है वो स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है, सोर्सेस के बेस्ड वो लिखा जाता है। स्रोत जो होते हैं इतिहास के वो दो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर जो हम लोग यहाँ जो चर्चा करेंगे वो दोनों स्रोत के करने की कोशिश करेंगे कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं उन स्रोत में देखा जाता है वो है अवशेष। अवशेष जैसे कोई इमारतें हैं, दुर्ग है, कुआं है, बावड़ी है, मंदिर है, इस प्रकार के जो ये अवशेष पुरातात्विक के अंदर आते हैं। पुरालेखीय जो स्रोत होते हैं उन पुरालेखीय स्रोत में चूंकि हमें जो अध्ययन करना है वो शिलालेख, लिपि, सिक्के, प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, यानी कि जो ऐसे लेख जिनमें शासकों की प्रशंसा हुआ करती थी उसे प्रशस्ति कहा जाता था। अभिलेख, ताम्रपत्र, ताम्रपत्रों पर भी बकायदा हमें इतिहास शासकों से संबंधित जानकारी हमें काफी रूप में मिलती है। पुरालेखीय स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत माना जाता है, जो प्रमाणिक स्रोत माना जाता है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरालेखीय स्रोत के अंदर जो शिलालेख की बात हम यहां पर कर रहे हैं, शिलालेखों की क्वालिटी होती है। जो आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न आयोग आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है
कि शिलालेख जो हैं इनकी मुख्य विशेषता क्या है। मित्रों, शिलालेखों की विशेषताएं काफी हैं, जैसे कि वंश क्रम की जानकारी यहां से मिलती है, अर्थव्यवस्था की जानकारी यहां से मिलती है, प्रशासनिक जानकारी यहां से मिलती है, काफी जानकारी यहां से मिलती है। लेकिन इन सब में एक मेन जो क्वालिटी है वो क्या है, तो मुख्य जो विशेषता है वो ये है कि जो शिलालेख हैं वो शिलालेख दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रहते हैं, लाखों वर्षों तक कि ये समाप्त नहीं होते हैं। कोई भी मौसम आ जाए, यदि कोई असामाजिक तत्व उसे तोड़ दे तो तोड़ने के बाद भी उसके अक्षर उसको जोड़ के देखे जा सकते हैं, या उसको कहीं फेंक दे, जैसे समुद्र में जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मानमूली शिलालेख को फेंक दिया गया, लेकिन वो वहां से भी निकल सकता है, उसको निकाला जाए तो ऐसे कहा जाता है, जो हम मुहावरों में भी कई बार इस्तेमाल करते हैं कि मेरी जो जबान है, मेरी जो बात है वो पत्थर पर लकीर है। इसलिए क्योंकि पत्थर में जो बात लिखी जाती है वो लाखों करोड़ों वर्षों तक रहती है, लेकिन इसलिए इनकी जो विशेषता है वो विशेषता है क्या, दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रहना। साहित्य में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की, संस्कृत साहित्य की, फारसी साहित्य की जो ख्यात रही है इनकी। आधुनिक इतिहासकार का जो हमारे राजस्थान के अंदर रहे हैं, जैसे जगदीश सिंह गहलोत, श्री हीराचंद गौरीशंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस जैसे ये जो इतिहासकार हैं, इनके ग्रंथों में जो इन्होंने इतिहास को समेटा है वो हमारे एक बड़े प्रमाण हमारे समक्ष है। हमारे जो इतिहास का जो पास्ट रहा है या जो मध्य जो रहा, उसको समझने के लिए एक मुख्य साधन हमारे इतिहास कारों के द्वारा जो संग्रहित किया गया। इन्होंने जो अवशेषों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर उनको संग्रह करके इतिहास को एक क्रम देने का प्रयास किया, और एक हमारे लिए ये मानिए कि इतिहास को जो समझने की जो एक समझने का जो लक्ष्य है, उसकी जो मंजिल है, उसको चलने के लिए सीढ़ियां हमारे पास हमारे तैयार की। इन तमाम स्रोतों के बाद चूंकि हम जो आगे बात कर रहे हैं, यहां ध्यान रखिए 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से आपको माय डियर फ्रेंड्स देखना है। लिपि, सिक्के और अभिलेख, इनकी जो अध्ययन है उस अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। लिपियों का जो अध्ययन है, ये ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, आप इसको विशेष रूप से नोट कर लेंगे। लिपियों का जो अध्ययन है उसे पेलियोग्राफी कहते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन है वो न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, मुद्रा शास्त्र इसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आरएस प्री के अंदर एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेख जो है उसको एपियोग्राफिक के नाम से उसको जाना जाता है। शिलालेख की विशेषता मैं आपको बता चुका हूं, दीर्घावधि तक सुरक्षित है। पेलियोग्राफी जो लिपियों का अध्ययन जो होता है, उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है पंडित हीराचंद गौरीशंकर ओझा। आपको ध्यान रखिए कि लिपियों का जो अध्ययन है वो पेलियोग्राफी कहलाएगा, लेकिन इसका जो एक साइंटिफिक जो स्टडी इस पर की, जो वैज्ञानिक जो अध्ययन किया, वो करने वाले थे पंडित हीराचंद गौरीशंकर ओझा। आप ये ध्यान रखना यहां बात, जब किसी विद्वान का नाम बड़ा होने लगता है तो एग्जामिनर हमारी बुद्धिमत्ता को तराशने के लिए, हमारे बौद्धिक परीक्षण के लिए वो उस नाम को आधा भी कर देता है, छोटा कर देता है। जैसे हीराचंद लिख के बात वो छोड़ सकता है, पंडित हीराचंद बात करके छोड़ सकता है, गौरीशंकर ओझा कह सकता है, पंडित ओझा भी कह सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है पंडित हीराचंद गौरीशंकर ओझा। मुझे एक नाम याद आ रहा है, इसको हम शॉर्ट में जानते हैं बदायूनी के नाम से, लेकिन उनका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है। क्लास के अंदर जब मैं बच्चों को काफी जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के दौरान पता लगता है, लेकिन उनको पूरा नाम याद, क्योंकि बदायून उनका सुना होता है लेकिन पूरा नाम नहीं सुना होता, तो ऐसे क्योंकि बार बार वही वो सुनते और उसी चीज को वो बोलते रहते हैं। लेकिन एपियोग्राफिक जो है अभिलेख, जो हम लोग का यहाँ अभिलेखों में हमें जो स्टडी होती है, जिनसे जानकारी मिलती है, वो दस्तावेज है, फाइल है, पट्टे हैं, बही है, ये सब जो आते हैं वो एपियोग्राफिक के भाग हैं। यहां एग्जामिनर यदि हमारी बुद्धि का परीक्षण या हमारी जो अध्ययन है उसकी गहराई का परीक्षण करना चाहे, तो ऐसे प्रश्नों में आजकल हमें देखा जा रहा है, आपसे प्रश्न ये बना दिया जाए, इस बात को कह दे कि कौन पेलियोग्राफी का भाग नहीं है या किसका अध्ययन पेलियोग्राफी के तहत नहीं किया जाता है,
या किसका अध्ययन एपियोग्राफी के तहत नहीं किया जाता है? तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे हम बात एक प्रश्न बनाते हैं कि किसका अध्ययन एपियोग्राफी के तहत नहीं किया जाता, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, दस्तावेज, फाइल, पट्टे, बही। अब इसमें एक ऑप्शन हम हटा दें, एक शिलालेख डाल दें, तो उसका आंसर वो शिलालेख की स्थिति वहां पर हो जाएगा। लेके तो अभिलेख की जो पोजीशन है, तो मोटे मोटे तौर पर देखते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको इस प्रश्न का दिया है, ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे बन करके आते हैं जहां पर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की जो स्टडी होती है, वो मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कि रटाफिकेशन पर होती है। हमें याद तो करना है, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर होता चले तो हम उस एग्जाम को जल्दी से फाइट कर जाते हैं। यदि रट रट करके एग्जाम दिया जाता है, तो हमारी जो सफलता है वो हमारे से मान के चलिए दो नंबर पर, 3 नंबर पर, या 1% पे, 2% से कम पर रह जाती है, यानी कुछ इंचों की दूरी हमसे रह जाती है उसकी। ये जो टॉपिक जो हम लोग अभी एपिग्राफी की जो बात कर रहे हैं, इन तमाम दस्तावेजों का जो संकलन है, वो एक अभिलेखागार जो जयपुर के अंदर स्थित है, 1955 में राजस्थान अभिलेखागार की स्थापना की गई, और वहां उनका संकलन, इसका उद्देश्य रहा है कि प्राचीनतम जो दस्तावेज है वहां उनका संकलन किया हुआ है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहते हैं। तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है, तो वो स्थित है जयपुर में, और उसकी स्थापना हुई है 1955 के अंदर। मित्रों, ये टॉपिक राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत है हमारी यहाँ चर्चा हुई है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस टॉपिक में मैं आपको दे चुका हूं, और आगामी जो साहित्य है उन साहित्य पर चर्चा मेरी हर वीडियो के साथ साथ होता रहेगा, लेकिन उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आज का जिस चर्चा का टॉपिक हमारा है, वो हमारा राजस्थान का प्रागैतिहास। राजस्थान ही नहीं, चाहे भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, पूरे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके रखा जाता है। उसमें जिसको हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री के नाम से उसको हम जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो राजस्थान की स्थिति कैसी थी, राजस्थान के कौन कौन से स्थल प्रागैतिहासिक कालीन रहे हैं, और किस प्रकार का समाज, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मान के आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं जो यहाँ से हमसे पूछे जाते हैं, उनके नोट्स हम लोग बनाते हैं, और वो क्लास में आपको अब दे रहा हूं। आप उसकी स्टडी अब आप जारी रखें। लेकिन हमारा जो प्रागैतिहास में हम देखते हैं, मानव की संस्कृति को डेवलप्ड होने की जो स्थिति, पहले उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो विकसित किस प्रकार से हुआ था, मानव ने अपने कल्चर को कैसे डेवलप किया, पहले कौन सी कल्चर थे, फिर कौन सी कल्चर हमारे यहाँ आई। सबसे पहली जो कल्चर थी, वो कल्चर थी हमारी पाषाण कालीन, पाषाण युग की। पाषाण युग वो युग है जिसमें मनुष्य ने पत्थर के औजारों का निर्माण किया। शल्क फलक संस्कृति जो है उस समय की रहा करती थी, पेबुल संस्कृति कहलाती थी, क्योंकि मनुष्य किसी भी चीज को, खासतौर से मांस को काटने के लिए, किसी भी के लिए, वो पत्थर के औजारों को वो इस्तेमाल किया करता था, और एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ के औजार बनाता था। औजार भद्दे होते थे, क्योंकि मानव की जो बुद्धि का विकास है उस समय, इतनी सृजनशीलता उसके अंदर नहीं थी, वो इतना जानता नहीं था लेकर के कि किस प्रकार के हो सकते, तो धीरे धीरे डेवलप आगे हुआ था। उस समय के औजार जरूर भद्दे किस्म के थे। तो जिस समय हमें पाषाण यानी पत्थर से संबंधित जो औजार प्राप्त होते हैं, वो हमारी संस्कृति कहलाती है, पाषाण युगीन संस्कृति के नाम से उसको हम जानते हैं। पाषाण के युग के बाद ताम्रयुग संस्कृति आती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा खोजित जो प्रथम धातु है वो है तांबा, इसलिए पाषाण युग के बाद ताम्रयुग को माना गया। ताम्रयुग संस्कृति के बाद जो संस्कृति विकसित हुई उसे कांस्य युगीन संस्कृति के नाम से हम जानते हैं, कांस्य युग के नाम से जानते हैं। सैंधव काल के अंदर शिल्पकार थे, उन शिल्पकारों को कहा जाता था कसेरो। शिल्पी कसेरो थे, उन्होंने तांबा और टिन, 2 धातुओं को मिला के, फिर सुन लीजिए आप, तांबा और टिन इनको मिलाकर के कांसे का निर्माण किया। कांसा जो है सैंधव, कैंसर का जो विकास हुआ वो सैंधव युग की घटना है, सैंधव काल की घटना है। कांसे के बाद जो विकास होता है, यहां उत्तर वैदिक काल जब आया, क्योंकि सैंधव काल होता है, सैंधव काल के बाद वैदिक सभ्यता आती। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला ऋग्वैदिक सभ्यता है, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता रहा। क्योंकि पूरे के पूरे वैदिक युग का जो टाइम माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इतिहासकारों ने 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, एक ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वेद का काल रहता है,
जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल की जब घटना, एक जो मुख्य घटना मानी जाती है, वो माना जाता है लोहे का आविष्कार, लोहे की खोज। लोहे की खोज जब हमारे भारत के अंदर हुई थी, तो उस समय इस लोह खोज ने एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया, और वो जो क्रांति थी, तो लोहे के औजार बनने लगे। पहले जो हल था वो लकड़ी का हल बनने लगा, फिर लकड़ी के हल के लिए लोहे का फाल बना, और कृषि में बहुत ज्यादा ये मानिए बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर उसने किसने विकास किया। कांटक संहिता के अंदर 4 से 24 बैल तक खींचे जाने वाले एक विशाल हल का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि कृषि उस काल के अंदर बृहत स्तर पर थी। आगे युग रहा जब लोहा और बहुत ज्यादा मात्रा में जब खोजा जाने लगा, तो लोहे से औजार बनने लगे, हथियार बनने लगे। जब मित्रों हथियार बने, जब लोहा, जब पावर, जब सत्ता, ये इतिहास गवाह है कि जब मनुष्य के हाथ में सत्ता आने लगती है, तो वो विकास की ओर अग्रसर होता है, और जब विकास की ओर अग्रसर होता है, तो विकास, मनुष्य ने अपने जो विकास को माना, उसका एक ही आधार माना, और वह है अर्थ, वह है आर्थिक। विशेष तौर पे वो आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है, और जब आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है, तो निश्चित ही एक मनुष्य, ताकतवर मनुष्य, कमजोर मनुष्य को दबाने की कोशिश करता है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो छोटे छोटे जन थे, उन छोटे छोटे जनों पर थोड़े ताकतवर जनों ने कब्जा करना स्टार्ट किया, और एक नए युग का उदाहरण मिला, उसे हम महाजनपद युग के नाम से जानते हैं। हम लोग भारत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बाद राजस्थान के महाजनपद युग जो रहा है, उसमें राजस्थान की भूमिका क्या है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारी सभ्यता का टॉपिक चल रहा है, इस पर हमें चर्चा ज्यादा करनी है। तो महाजनपद युग जो प्रारंभ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं विशेष योगदान इस लोह युगीन संस्कृति का भी रहा था। इस लोह युग से ही आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। अब आप ये ध्यान रखिए, एग्जामिनर के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ किस युग से हुआ, तो वो होगा लोह युग होगा। मित्रों, अब मैं इतिहास का विभाजन आपके समक्ष रख रहा हूं कि इतिहास, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपसे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, आदि इतिहास काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिकल एज के नाम से हम जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल रहा है जिस काल में हमें इतिहास से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ना ही कोई लिखित साक्ष्य है, ना अलिखित साक्ष्य है, इस प्रकार का कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। उस तमाम युग को इतिहासकारों ने जो संज्ञा दी है, वो प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी है, जो कि अलग अलग इतिहासकार के अनुसार उसका टाइम अलग अलग बताया गया है। ज्यादातर कॉमन रूप से जो बताते हैं, प्रारंभ से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है, वो, या 10,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास कहीं बताया जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल के तहत आता है। आदि इतिहास काल जो माना जाता है, इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमें प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। भारतीय इतिहास की 2 बड़ी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक जो नाम माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता माना गया, और एक सभ्यता वैदिक सभ्यता। ये दोनों की दोनों सभ्यताएं जो आती है, वो आदि ऐतिहासिक काल की घटना मानी जाती है। ऐतिहासिक काल वो रहा है कि जिसमें हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, लिखित प्रमाण हैं, और उन्हें सही ढंग से पढ़ा गया है। विश्व स्तर पर सबसे पहले जिस लिपि को पढ़ा गया था, उसे बोला जाता है मौर्य कालीन लिपि। मौर्य कालीन लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। सम्राट अशोक का एक शिलालेख जो हमें मिलता है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से हम उसे जानते हैं, उसे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए विश्व में कहते हैं पहली जो एक लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई, और जो शिलालेख है वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हुआ। और इसे पढ़ने वाले जो व्यक्ति माने जाते प्रमाणिक रूप से, वो हैं जेम्स प्रिंसेप। इसमें अब हम जो चर्चा हमारी करेंगे, वो करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान की भूमिका किस प्रकार की रही है, और इसका प्रागैतिहासिक युग
जो रहा है उसके शब्दों का प्रयोग कौन से इतिहासकारों द्वारा किया जा रहा है, किस प्रकार के प्रमाणों की स्थिति है, हम उस पर हम बात कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक शब्द का दरअसल सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1851 में डेनियल विल्सन के द्वारा किया गया। डेनियल विल्सन की एक बुक है जो उसका नाम है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस बुक में हम देख रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक वर्ड ऑटोमेटिक है, पहले से मौजूद है, तो इससे साफ सिद्ध हो रहा है लेकर के कि प्रागैतिहासिक काल शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो क्या गया था, डेनियल विल्सन के द्वारा। प्रागैतिहासिक काल की वैज्ञानिक जो घटना मानी जाती है वो प्रथम वैज्ञानिक घटना मानते हैं या उसको हम प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार भी कह सकते हैं, वो है पहिए का आविष्कार। मनुष्य जो था वो कहते हैं कि मानव बैठा हुआ था, ऐसे ही उसने एक जो पेड़ है उस पेड़ का जो तना है उस तने को ढलान की ओर चलता हुआ देखा, तो ढलान में जब वो गोल गोल चलता हुआ जा रहा था तो वहीं से ही मनुष्य के दिमाग में, मानव के मस्तिष्क में एक बात उभर करके आई, क्योंकि मानव जो रहा है तमाम इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं उसमें मनुष्य एक ऐसा एक माने जीव है कि जिसके अंदर बुद्धि, सृजनशील जो क्वालिटी उसकी मौजूद है, बहुत क्रिएटिव होता है, उसके दिमाग के अंदर ये बात आने लगी लेके, तो तब जाकर उसने पहिए का आविष्कार किया। तो पहिए का आविष्कार होना जो है विश्व का प्रथम वैज्ञानिक जो आविष्कार है वो प्रागैतिहासिक काल की घटना मानी जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रागैतिहासिक काल को ही, चूंकि पाषाण काल रहा है, उसको 3 भागों में इतिहासकारों के द्वारा विभाजित किया गया। डिवाइडेशन उसका 3 भागों में हुआ, जिसको हम प्रारंभिक पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम यहां देखना है कि इन तीनों कालों से संबंधित हमारे राजस्थान के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम का सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक वो यही है जो हमसे पूछेगा एग्जामिनर कि प्रारंभिक पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालीन से संबंधित स्थल कौन से हैं और उन स्थलों की मुख्य विशेषता, एक मेन क्वालिटी क्या है। तो उसके नोट्स आपको लगातार आपको आगे बनाते हुए चलना है। इस टॉपिक को आप आगे देखें। प्रागैतिहासिक काल में जो प्रारंभिक पाषाण काल रहा है, इस प्रारंभिक पाषाण काल को के अंदर मनुष्य ने हाथ जो औजार है वो पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया। यहां जो औजार मिलते हैं हमें वो कुल्हाड़ी टाइप मिलते हैं, जैसे इस प्रकार के औजार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं बना के। ऐसे औजार जो हैं ये पत्थरों के औजार रहे हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार के भद्दे जो औजार हैं, ये मनुष्य जो इस प्रकार की जो औजार कुल्हाड़ी बनाता था तो उसको हैंड एक्स कुल्हाड़ी, हैंड हाथ, तो इसका प्रयोग जो करता था वो हाथ से पकड़ के किया करता था, क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं था कि बकायदा एक इसमें प्रेशर देने के लिए एक डंडे का जो प्रयोग इसमें किया था वो बाद में होने लगा था। लेकिन उस समय के जो हथियार हैं, जो हमें औजार है, वो इस प्रकार के मिलते हैं। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा यहाँ जो उपकरण मिले वो हैंडेक्स उपकरण मिले। हमारे यहाँ इन हैंडेक्स उपकरणों की जो खोज की गई थी वो सीए हैकर के द्वारा की गई थी और ये मिले हैं जयपुर और इंद्रगढ़ से। आप ये ध्यान रखिए, प्रारंभिक पाषाणकालीन उपकरण जयपुर और इंद्रगढ़ से मिलते हैं। इनकी खोज सीए हैकर के द्वारा की गई है। या हैंडेक्स संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो उसका उत्तर होगा जयपुर और इंद्रगढ़। दोनों में से एग्जामिनर किसी की बात कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं मध्यकाल के बारे में कि मध्यकाल का जो प्रमुख स्थल है वो प्रमुख स्थल कौन सा है। वो प्रमुख स्थल रहा है वो है बागोर भीलवाड़ा। तो बागोर भीलवाड़ा जो है क्षेत्र है, जो सभ्यता बागोर सभ्यता है, उस बागोर सभ्यता से हमें अवशेष जो मिलते हैं वो पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। पशुपालन का जो पहला प्रमाण है वो मिलता है बागोर भीलवाड़ा से। अब यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मानव संस्कृति का जो विकास है वो बनास क्षेत्र और बनास क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में मानव संस्कृति का विकास हुआ है। अब आप यहां एक बात देखें कि प्रमाण जरूर हमें यहां से मानव इसमें पशुपालन का प्रमाण मिल रहा है। अब विचारणीय प्रश्न यहां यह है
कि क्या पशुपालन जो किया जा रहा था वो किसी मनुष्य के द्वारा तो किया जा रहा होगा, किसी मानव के द्वारा किया जा रहा होगा। इट मीन्स मानव का भी विकास कहां हो रहा है, वो इस सभ्यता यानी बागोर सभ्यता से है। अब यदि हमसे एग्जाम बात की जाती तो आसपास सभ्यता की बात हो तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मानव संस्कृति का विकास भी यहीं पर है। तो क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूं कि पशुपालन अकेले पशुपालन पशुओं के द्वारा तो हो नहीं सकता, निश्चित रूप मानव के द्वारा हुआ होगा, मानव ने पशु को पाला, इसलिए पहला प्रमाण जो है बागोर सभ्यता से। तो अब ये मानते हैं कि मानव भी यहां पर रहे हैं, वो एग्जामिनर के आगे पूछने के तरीके पर निर्भर करेगा। नवपाषाण काल जो आता है, कहते हैं कि मानव संस्कृति जो डेवलप हुई, जो आगे उसमें एक वृहत विकास का एक वृहत स्तर आने लगा था, वो नवपाषाण काल से आने लगा था, जिसका जो मानव संस्कृति के विकास के जो प्रमाण मिलते हैं, जो भी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, वो मिलते बनास क्षेत्र के अंदर। चूंकि इतिहासकारों ने डिवाइडेशन कर तो नवपाषाण काल की श्रेणी में इसको रखा है। यहाँ डेवलप हुआ मनुष्य, आगे अपनी मनुष्यों ने कल्चर को डेवलप किया, तो पशुपालन के यहाँ जो आर्थिक आधार जो बना मनुष्य का, वो कृषि और पशुपालन दोनों था। कृषि में एक नवीनतम खोज यहाँ जो हो रही है वो कपास की खेती, क्योंकि कपास उगाने का श्रेय सेंधो निवासियों को जाता है। कपास जो है, कपास का जो विकास, कपास का जो उगाया गया, वो हमारे भारत के द्वारा ही उसका विकसित रहा है। और कपास की जो खेती जो हुई वो नवपाषाण काल की घटना यहां मानी गई है। दरअसल मनुष्य के समाज में यहां पर जाति व्यवस्था का प्रारंभ जो होता है नवपाषाण काल में हो जाता है। मनुष्य के जो व्यवसाय रहे हैं, उन व्यवसायों के आधार पर जाति व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। क्योंकि प्राचीन काल से जब जाति व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तो उस समय कर्म के आधार पर, आज भी हमारे जो गांव हैं, जो पुराने गांव हैं, जो ऐसे गांव जो ज्यादा विकसित नहीं है, वहां भी हम देखेंगे लेकर के कि आप प्राचीन काल से आज तक भी वो लोग अपना जो पुश्तैनी काम है, जो जाति के अनुसार है, उसी के अनुसार उस काम को करते आ रहे हैं। हालांकि विकास वर्तमान में ज्यादातर भी हो चुका है कि अब जाति व्यवस्था के आधार की स्थिति इस प्रकार की नहीं है, लेकिन उस काल में जो जाति व्यवस्था प्रारंभ हुआ था वो हुआ था अपने कर्म के आधार, वर्ग के आधार पर हुआ था। लेकिन ये जो यात्रा हमारी जो थी मित्रों, वो प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की थी। प्रागैतिहास हमारे राजस्थान का क्या रहा, इसकी चर्चा हम लोग अब कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का जो मुख्य रूप से है वो हमारा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में, सभ्यताएं चूंकि काफी हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो याद करनी है वो 4 सभ्यताएं विशेष तौर पे आपको अच्छी तरीके से आपका उसकी हर इंफॉर्मेशन के साथ, उसके कंप्लीट एक कंसेप्ट के साथ आपको तैयार होनी चाहिए। और वो सभ्यताएं हैं, नंबर 1 कालीबंगा सभ्यता, नंबर 2 आहट सभ्यता, नंबर 3 बैराट सभ्यता, नंबर 4 तो उसकी गणेश्वर सभ्यता। इन 4 सभ्यताओं को आप बेहद अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। आप ये मानिए कि प्राचीन सभ्यताओं का जो टॉपिक है, वो प्राचीन सभ्यताओं का टॉपिक जो है वो मानिए आप यहां से 100%, तो 100% में से लगभग 95% का 96-7% तक आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्योंकि पिछले प्रश्नों को देखने के दौरान हमारा अनुभव यह कहता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए उन 4 सभ्यताओं से पूछे गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, कंपटीशन जो एक याद करने की एक मेहनत की चीज तो है, लेकिन इसमें माइंड भी जबरदस्त हमारा काम, हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा पूछता है, किस में से उससे कम पूछता है और किसको एकदम एक कम पोजीशन के अंदर रखता है। स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान मैं देखता हूं कि काफी होते हैं उस पूरे को पूरे विषय को ओढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको सोचते हैं कि पूरा विषय हमारे दिमाग के अंदर आ जाए लेके, और बड़ी बड़ी भूल वो काफी कर जाते हैं कि हम इसको कैसे पास करें। क्योंकि मेमोरी के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ, लेबर के साथ साथ, ये ध्यान रखिए कंपटीशन को फाइट करना एक ट्रिक भी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का जो परीक्षा प्रणाली है, आयोग या जो सरकारें हैं वो हमसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रही हैं, आयोग किस प्रकार की जो माइंड है उन माइंड के स्टैंडर्ड्स को लेना चाह रहा है लेकर के, कि जिससे प्रशासन में उनका सहयोग वो ले सके। आप ये ध्यान रखिए, विशेष तौर पर आपको इस परीक्षा प्रणाली को समझना पड़ेगा, और समझ के तब हम उसका एग्जाम को जल्दी से जल्दी फाइट उसको कर पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि हम टॉपिक में पूरी लेबर कर रहे हैं इसके अंदर,
क्योंकि दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हम पूरी मेहनत इसमें कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को सही दिशा देना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत पे मेहनत की जाए, लेकिन मेहनत को एक सही दिशा देना बहुत जरूरी होता है। कि निश्चित रूप से ठीक है, जोश काफी हमारे अंदर होता है पढ़ाई का, लेकिन जोश के साथ साथ इतिहास का होश भी होना जरूरी है। हमें धैर्य और प्लस प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। यदि प्लानिंग हमारे पास नहीं है तो आप ये ध्यान रखिए, हम अच्छे अच्छे जो हमारे हम लोगों ने लक्ष्य बना रखा है उसको हम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ये एक बड़ा हमें ध्यान होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमें एक बात वही होना चाहिए कि हमारा जो ध्यान हो वो ध्यान एकदम लक्ष्य पर हो। जैसे महाभारत काल की घटना मैं आपको बता रहा हूं, उसमें अर्जुन से जब पूछा जाता है कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो सिर्फ वो यही कहता है लेकर के कि आंख, और आंख भी क्या, मछली की आंख, उसे दूसरा कुछ नहीं। तो ये बात यहाँ रखी गई है, हमारा लक्ष्य पर हमारा ध्यान हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो तैयारी करने का तरीका है वो भी एक अच्छा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। यहां मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा भारतीय इतिहास का। स्टूडेंट जी ध्यान रखिए, आप लोगों ने एक बहुत सल्तनत काल के एक शासक का नाम सुना होगा जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिसे रक्त पिपासु, पागल शासक के नाम से जाना जाता है। स्वप्नशील शासक भी इसको कहा गया है, सपनों में खोया रहता था, इस प्रकार की बात कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, एक दूसरा पक्ष भी इस व्यक्तित्व का रहा है कि सल्तनत काल का सबसे ज्यादा शिक्षित जो शासक था वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मैं क्लास में पढ़ाने के दौरान जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उस समय ये तुलना स्टूडेंट्स की करता हूं कि भाई आज का जो विद्यार्थी है उसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जा सकती है। दरअसल कैसे हो सकती है ये आप लोग सोच रहे होंगे। आप ये ध्यान रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके पास जबरदस्त प्लान थे, योजनाएं बहुत थी, काफी योजनाएं थी, लेकिन उन योजनाओं को अंजाम कैसे दिया जाए वो उसे नहीं आता था। हमारे पास भी योजनाएं काफी होती, हम कई एग्जाम्स में फॉर्म भर देते हैं, हर एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हैं, लेकिन उसको तैयारी का अंजाम कैसा देना है ये हमें नहीं आता। ये एक बड़ी स्थिति बन जाती है, हम जान नहीं पाते यार किस प्रकार से एग्जाम हमको फाइट करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस प्रकार तो हम ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता कि अब हम कितने इंटेलिजेंट हैं। निश्चित रूप से परसेंटेज स्टूडेंट जो होता है मेहनत करके लेके आता है, लेकिन मैं ज्यादा समर्थन जो करता हूँ ध्यान देने की इस बात का करता हूँ कि परीक्षा कक्ष में जब एग्जाम होता है तो उस एग्जाम हॉल के अंदर 35-40 सेकंड या 45 सेकंड का समय जो एग्जामिनर हमको देता है, उस एग्जामिनर के उस टाइप में हम दिए गए टाइम के अंदर उस क्वेश्चन के बारे में सही डिसीजन ले जाते हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं, हम सक्सेस हैं, हम पास हैं। और यदि नहीं ले पाते हैं तो माय डियर्स कितनी ही परसेंटेज हमारी हो, हमें कोई फर्क, एग्जामिनर को या आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेसफुल वही है जो 35 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर अपना सही डिसीजन ले जाता है। यदि उसने प्रश्न को पढ़ने में भूल कर दी या प्रश्न के जो ऑप्शंस को समझने में भूल कर दी तो आप ये ध्यान रखिए बस वो बाहर हो जाता है। और ऐसे काफी एग्जांपल्स मैंने मेरे इस जॉब के दौरान देखे हैं। काफी मिलते हैं, काफी बच्चे कहते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ाए हैं इस 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान। मैंने अब आगे तो देखा है कि काफी लाखों बच्चों के अंदर देखा उनमें कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर यहाँ से रह गया, सर ये, तो वो समझ नहीं पाते, पूरा नहीं पढ़ पाते कि स्थिति इसमें कैसे की जा रही है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री का नहीं है, मैं आपको देना चाहूंगा, मुझे समय याद हो रहा, माइंड में क्लिक हो रहा है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनना। थर्ड ग्रेड के एग्जाम में जो राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत से गुजरने वाली एकमात्र रेखा कौन सी है। यहां एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था कि वो गलती क्या कर गया था, और एग्जामिनर की चतुराई देखिए ऑप्शन वो कैसे बनाता है। भारत से गुजरने वाली एकमात्र रेखा कौन सी है। माय डियर, उसका पहला पहला ऑप्शन बना था ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। अब उसने 23.5 डिग्री पर ना तो उत्तरी लिखा ना उसने दक्षिणी लिखा, लेकिन कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती तो है। तीसरा जो ऑप्शन आया था वो था ए व बी, और चौथा ऑप्शन कुछ और था। लेकिन चूंकि ध्यान रखिए हम जब एग्जाम दे रहे होते तो उस समय बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स की श्वास फूलने लग जाती है, काफी स्टूडेंट बहुत ऐसे होते हैं एकदम अपने आप पर धैर्य काबू नहीं रख पाते। कुछ स्टूडेंट्स वहां उसको किताब को छूने लगते हैं, कोई ईश्वर का नाम ले रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, बहुत कोई पानी पी रहा होता है, बड़ी बड़ी विचित्र स्थितियां वहां होती हैं।
तो जिससे कंडीशन यह है कि आप ये मानिए बड़ा एकदम वो अपने आप को तैयारी जो उसकी होती है वो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एग्जाम हॉल से पहले ही, और वो जो उसे डिसीजन लेना होता है वो पावर उसकी खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा कि लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद, हजारों से वार्तालाप के बाद ये अनुभव हमारे पास आता है कि बच्चा कहाँ का गलती करता है। ये स्थितियां होती है, ये कंडीशन होती है। तो उसमें हम लोग जो यहाँ देखते हैं, लेकिन अब ये ऑप्शन जो आंसर जो आना था कर्क रेखा का, वो तीसरा ऑप्शन था उसके अंदर, ए व बी। लेकिन एग्जाम जो बच्चा है उस बच्चे को पहली बार ही मिल गया, उसको कर्क रेखा, उसको सुविधा हो गई, और उसके दिमाग में रटा हुआ था कि भारत से गुजरने वाली एकमात्र रेखा कर्क रेखा है। लेकिन वो उसने पढ़ने के आगे जहमत नहीं उठाई, ना आगे वो पढ़ पाया, और उसने उसको राइट को टिक कर दिया और सीट का जो आपका राउंड होता है गोला, उसको काला कर दिया। अब आप ध्यान रखिए, जो बॉल पेन से करने के बाद अब रिटेक का मौका कहाँ होता है, इसके अंदर होता ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते, तो वो क्वेश्चन उसका गलत हो गया। और इत्तेफाक ये रहा, बड़े दुख की बात है कि वो स्टूडेंट जो कि यहाँ हम लोग क्लास ले रहे हैं, बहुत माइनर नंबरों से, पॉइंटों में वो स्टूडेंट फेल हुआ था, बड़ी दिक्कत थी। और उस प्रश्न का उत्तर वो स्टूडेंट जानता था, बड़ा अच्छे तरीके से वो जानता था, लेकिन बस वो इसी बात को कह रहा था, लेकिन सर मैं उसको पढ़ नहीं पाया, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी। मैंने आपसे कहा कि हमारे लेबर जो हमारी है, जो हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने से ज्यादा जो स्थिति है हमें समझना है, एग्जाम को हमें कैसे देना है। जो सीनियर टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स, जो टीचर्स बहुत जिनके पास काफी अनुभव है अपने प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कराने का, तो आप ध्यान दें कि आप उनके सानिध्य में रहें, उनके संपर्क में रहें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे बात करें कि किस प्रकार परीक्षा दें। वरना लेबर तो आप ध्यान दें कि हर विद्यार्थी कर रहा है, हर विद्यार्थी कोशिश करता है। दूसरा, भीड़ कितनी होती है इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो कंपटीशन होता है हमारे देखने में आया लेकर के, वो ओनली 5% स्टूडेंट्स में होता है। टोटल जो भीड़ होती है, उस भीड़ के 5% स्टूडेंट्स वो जबरदस्त मारामारी कर रहे होते हैं, बाकी स्टूडेंट से अलग अलग रेशो होते हैं, वो तैयारी जरूर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बकायदा अपने दौसा जयपुर अलवर सीकर तक मैं पढ़ा के आया, और मैंने देखा है बच्चों में एक गाइड्स उनके हाथ में है, या रटाफिकेशन उनका चल रहा है, बहुत कंफ्यूज स्थिति है, उनको खुद को ये समझ नहीं पा रहा हम लोग कर क्या रहे हैं। मेरी बात को थोड़ा सा प्लीज अदरवाइज लेकर के नहीं जाएं आप, लेकिन ध्यान रखिए, कंपटीशन फाइट करना है तो हमें, हमारे पास एक सही दिशा का होना बेहद जरूरी है। बहुत निश्चित हम किन किताबों को पढ़ें, किन से हमें पढ़ना है, वरना आप ध्यान रखिए कि हजारों की संख्या में यूट्यूब पर क्लासेस मौजूद है, मैटर मौजूद है, और मैटर हम भी कोई अलग से लेकर के नहीं आ रहे हैं, यथार्थ यूनिवर्सल ट्रुथ मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं किताबों का अध्ययन हम करते हैं, वो प्रेजेंट हम आपको इकट्ठा करके प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप, बच्चा जब असफल होता है तो उसके पीछे ये उसे ढंग से पता नहीं, और वो अपनी जो कार्यशैली उसको ढंग से कर नहीं पाता, और लक्ष्य उसे जो प्राप्त करना उसके सही अंजाम दे नहीं पाता। हमें इसलिए, जो मैंने अभी इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया और आपको बताया कि यहाँ जो हमें खास तौर पर बात जो ध्यान रखना है, जो हमें देखना है कि हमें पता हो कि यार राजस्थान की जो सभ्यता है उनमें एग्जामिनर किन सभ्यताओं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। आजकल मार्केट में इस प्रकार के मैटर आपको काफी मिल जाते हैं, जिसके अंदर देखेंगे आप कि बकायदा पिछले आए हुए जो प्रश्न उनका संग्रह पूरा काफी निकला हुआ है। तो आप देखेंगे बकायदा जो चार ही जो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा सभ्यता, आपकी आर्ट सभ्यता, बैराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, मित्रों इन चारों में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग जो अब मैं आपसे चर्चा जो जिस पर कर रहा हूं, आज हमारी जो परिचर्चा का नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता हमारी जो है वो है कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता की हम लोग चर्चा में स्टार्ट करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई कैसे। 1921 के अंदर हड़प्पा का उत्खनन हुआ। 1922 के अंदर जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत का जब पार्टीशन हुआ था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो जैसे जो स्थल हैं वो स्थल पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान के द्वारा जब ये घोषणा होने लगी कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष हमारे देश में हैं, तो मित्र स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ खोज प्रारंभ हुई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ध्यान रखिए मैं बात क्या कह रहा हूं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो खोजित स्थल है वो रहा है कालीबंगा। दरअसल कालीबंगा के बारे में जो जानकारी हमें सबसे पहले दी जाती है वो दी जाती है डॉक्टर एलपी टेसी टोरी के द्वारा। कालीबंगा जो स्थान जब खोजा गया तो वहां नाम कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि वो कालीबंगा है। जो स्थितियां हैं, दरअसल कालीबंगा से हमें अवशेष मिले, और वो अवशेष थे काले रंग की चूड़ियां।
तो चूंकि वो जो प्रदेश जब हम लोग बात करते हैं तो जो सिंधी जो भाषा है, जो शब्द आता है उसमें कालीबंगा जो शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है। आप एग्जाम में ध्यान रखिए, यदि सिंधी भाषा ऑप्शन ना हो तो पंजाबी भाषा होगा उसमें, तो उसका अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियों के अवशेष यहां से मिलने के कारण जो है इसको कालीबंगा नाम दिया गया था। एलपी टेसीटोरी की चर्चा जो होगी, जिन्होंने सबसे पहले ध्यान हमारा जो कालीबंगा की ओर दिलाया, उसकी अभी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो बात इसका बेस कुछ है, इसकी स्तर जो खुदाई के उन पर हम चर्चा करते हैं। यहां कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है। पहले या ये ऑप्शन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, तो आप ध्यान रखिए वो भी कालीबंगा ही होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की पहली राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी जो है वो हड़प्पा, फिर दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी स्तर पर आती है कौन सी, आपके कालीबंगा। तो आप ध्यान रखिए जो तीसरी जो राजधानी है, तीसरी राजधानी जो मानी जाती है वो मानी जाएगी हमारी कौन सी, कालीबंगा मानी जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी वो कालीबंगा हुई है। दरअसल कालीबंगा की जब खोज जो की गई, इस खोज में विकसित काल जो इसका दो भागों में बांटा गया, जिसे 2400 से 2250 ईसा पूर्व और एक 2200 से 1700 ईसा पूर्व का काल इसको दिया गया। कालीबंगा की जो खोज है, जो उस कालीबंगा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसकी 5 स्तरों में खुदाई की गई। इसमें 2 प्राचीन स्तर माने गए। उन 2 प्राचीन स्तरों में दोनों जो टीला नुमा जो 2 टीले मिले हैं और 3 जो है उत्तरकालीन स्तर माने गए हैं। 2 जो टीले हैं, एक जहां जो पहला टीला है वो दुर्गनुमा नगर है, जिसे वहां संपन्न जो व्यक्ति हैं, चूंकि वहां किले वगैरह मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो संपन्न जो व्यक्ति हैं वो वहां निवास किया करते थे। और दूसरा जो टीला है वो टीला जो है बिना दुर्गनुमा है, वहां गरीब निम्न तबके के व्यक्ति जो हैं वो वहां निवास किया करते थे। आप स्क्रीन पर बाकायदा आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देखें, ये 2 टीले जो हैं इस प्रकार से, ये छोटा टीला है जहां दुर्गनुमा जो नगर है, जहां पर संपन्न व्यक्ति का निवास था, और ये जो ये बड़े टीले की स्थिति है जहां खुदाई हुई है, यहां जो है निम्न जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो यहाँ निवास किया करते थे। इस प्रकार जो खोज थी वो टीलों के रूप में यहाँ कालीबंगा की यहां हुई है। मित्रों, मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि डॉक्टर एलपी टेसीटोरी जो हैं, उन्होंने राजस्थान जब वो यहाँ आए तो बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जो जिले हैं, यहाँ के स्थलों का उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे के दौरान ही कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जो नजर पड़ी या कालीबंगा सभ्यता की ओर जो ध्यान गया था, या उसकी जो पुरातात्विक जो हमें जानकारी दी, वो जानकारी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी। उन्होंने यहाँ जो एलपी टेसीटोरी जो है, जो बहुत प्रसिद्ध इतिहास कर रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमें 4 प्रकार के स्थलों से अवगत कराया था, कालीबंगा, पीलीबंगा, थेहड़ सभ्यता, एक रंगमहल सभ्यता। अब आप ध्यान देखिए, यहाँ खास तौर पे आपको सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन विशेष रूप में ध्यान रखना है कि थेहड़ सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। इस प्रकार इन सभ्यताओं के जो तमाम जो स्थल हैं वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता को जब यहाँ जो उत्खनन हुआ, तो उत्खनन के दौरान हमें पता लगा, जो पाकिस्तान जब इस बात को कह रहा था कि लेकर के जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का अवशेष मेरे देश में है, पाकिस्तान के अंदर है, तो आप ध्यान रखिए यहां से जो हमें अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व के प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा के काल के प्राप्त हुए हैं, कान से जो हड़प्पा के बाद के भी प्राप्त, एक लंबा दौर इस सभ्यता का रहा है। तो हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन, पश्चिम हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद के अवशेष प्राप्त होने से सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो कालीबंगा जो सभ्यता है वो हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता है। यहां कांसे के अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कि जो कालीबंगा सभ्यता है, देखिए मैंने कहा कि कंसेप्ट की बात होती है, स्टूडेंट दुनिया भर के फैक्ट्स कालीबंगा से रट लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि कालीबंगा सभ्यता क्या है, कैसी है, क्योंकि प्रश्न तो आ रहा है
और जो 4 ऑप्शंस होते हैं, आप ये ध्यान रखिए, ये ब्रिटिश कालीन परीक्षा प्रणाली है। ये जो परीक्षा प्रणाली है कभी भी रटाफिकेशन पे जोर नहीं देती है। आप मेथड्स के अंदर में हम लोग जो रीट के जो बच्चे हैं वो इस बात को वो जानते हैं। अदर स्टूडेंट्स वालों को जो अदर एग्जाम की जो तैयारी करें उनको बता देता हूं कि फोर्थ जो ऑप्शंस होते हैं, ये एग्जाम वैसे बहुत एक अच्छा एग्जाम है क्योंकि इसके अंदर प्रश्न और उत्तर दोनों हमारे सामने होते हैं। देखिए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि प्रश्न हमारे सामने है, उसका उत्तर भी हमारे सामने है, फिर भी हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि रटाफिकेशन पे जोर यहाँ पर नहीं है। बड़ी शानदार ये परीक्षा प्रणाली है, इसमें मौका भी मिलता है पास होने का और फेल होने का मौका तो मिलता ही मिलता है। तो अब ध्यान रखिए, वहां जब पूछा गया तो एक कंसेप्ट होना चाहिए हमारा तैयार कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी है। तो पूर्व हड़प्पा युगीन सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा काल से पहले के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा काल के दौरान के भी अवशेष मिलते हैं, जो हड़प्पा काल से समकालीन हो जाते हैं, और हड़प्पा के बाद की जो सभ्यता उस काल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। चूंकि कांसे के अवशेष भी मिले इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी हो जाती है। तो माय डियर्स, ध्यान रखिए, इस सभ्यता को हम पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा, कांस्य युगीन और पश्चिम हड़प्पा नगरीय सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। अभी हमने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी हमें एलपी टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी, लेकिन इस सभ्यता को जो प्रकाश में लेकर के आए, जो खोज की बाद में, वो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में। कहीं कहीं ये सन आपको 1951 मिल जाता है, कहीं लिखा हुआ 1952 मिल जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, एवरेजन जो सबसे ज्यादा जो इतिहासकारों की राय कायम होती है यहाँ पर 1952 पर होती है, तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो जाएगा अमलानंद घोष को। यहाँ जो उत्खनन हुआ वो 1961 से 69 तक चला, जिसमें ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और जगतपति जोशी के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया था। एग्जामिनर यही एक प्रश्न फिर आपसे बना सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में किसका योगदान नहीं है। और यदि 3 ऑप्शन तो हमारे सामने है, ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और जगतपति जोशी, माय डियर चौथा ऑप्शन कहीं बीच में डाल दे, अमलानंद घोष, तो स्टूडेंट निश्चित रूप से कंफ्यूज होगा, क्योंकि काफी बच्चे देखिए, अमलानंद घोष ने उत्खनन नहीं किया है, अमलानंद घोष ने खोज की है। उत्खनन का कार्य अन्य तीनों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहां का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अमलानंद घोष हो जाएगा। मैंने कहा कि एक एक प्रश्नों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कोचिंग्स में क्लासेस जब हम लोग लेते हैं, मैंने कहा कि 4-4 जिलों के अंदर हम लोगों ने पढ़ाया, तो अब इसमें यहाँ देखने पता लगता है कि हम लोग 800-800 की संख्या में स्टूडेंट, 600-600, 700 की संख्या में स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। तब बात होती है, लेकिन अब ध्यान रखिए कि वहां 800 स्टूडेंट्स में बात तो नहीं हो सकती ना, कोई चर्चा बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन जो बात हो गई। वहां ये ध्यान रखिए कि खासतौर पे ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हो सकता है मेरी इस बात से कि काफी कोचिंग संस्थान वाले नाराज हो जाएं और मेरे वीडियो को डिसलाइक करने लग जाएं, ऐसी स्थिति बन जाए। ध्यान रखिए, जब भीड़ होती है तो वहां हमारे पढ़ाने से ज्यादा जो एम होता है इस टीचर को, वो ये होता है कि मुझे यहां से क्लासरूम से टीचर को डिसलाइक नहीं किया जाए। पढ़ाना क्वालिटी, क्योंकि ध्यान रखिए जो होता बहुत मुश्किल स्थिति हमारी बन जाती है। वरना आप देखिए कि कहीं यदि 10,000 बच्चे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और एग्जाम फाइट वहां से 5 बच्चों ने किया है, तो आप रेशो लगाइए क्या हुआ। और यदि कहीं 50 बच्चे पढ़े, किसी टीचर ने, किसी कोचिंग वाले ने पढ़ाया, और वहां यदि 5 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो वहां का रेशो क्या रहा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ध्यान रखिए। चूंकि बात मैं यहाँ स्टूडेंट के फ्यूचर से किसी प्रकार को कोई खिलवाड़ करना नहीं चाहता, ना ही मेरे इस 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान रहा है, वो साफ रहा है। मैं स्टूडेंट्स को क्लियर बता के रखता हूं कि कंपटीशन के सच को आप समझ के चलें, क्योंकि कभी भी स्थिति के अंदर हम यहाँ जो एक राजस्थान में एक शब्द आता है, लपोचे शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस लपोचे से एग्जाम कभी भी पास नहीं होता। अपने आप को वहम में न रखा जाए। मैं एक बात यहाँ स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि अपने आप से झूठ कभी नहीं बोला जाए। काफी बच्चे इस वहम में रहते हैं, ऐसा होता है, देखने में आता है, काफी बच्चे होते हैं जो हमारा एनालिसिस करने लग जाते हैं, वो स्थिति बनती है लेकर के। तो अब लेकिन क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है क्लास में जो पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां हमें हमारा भी देखना पड़ता है, तो बच्चे का भी देखना पड़ता है। तो बच्चा कई बार हमें ही, क्योंकि बच्चे ने डिसलाइक किया तो हम क्लास से छोड़ जाएंगे, वहां से कोई भी कोचिंग वाला हमसे पढ़वाएगा नहीं, तो वो दिक्कत होती है। इसलिए टीचर का ध्यान ज्यादातर होता है वो मैटर की क्वालिटी से ज्यादा इस बात पर होता है
कि क्लास को सेटिस्फेक्शन किस प्रकार से दिया जाए। हो सकता है कि काफी लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यथार्थ सत्य यही है। इसलिए मैं मेरी क्लासेज में आपसे ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट साहब कि आप चीज को समझें, उसके मर्म को समझें, उस चीज को आप समझें कि प्रश्न एग्जामिनर पूछ कैसे रहा है। पिछले एग्जाम से कालीबंगा सभ्यता के बारे में सारे फैक्ट्स रटे गए, लेकिन एग्जाम में यही पूछ ले बहुत सिंपल तरीके से कि कालीबंगा सभ्यता है, ऑप्शन यही होगा क्या नाम से नवपाषाण कालीन सभ्यता, ये हड़प्पा युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, पूर्व हड़प्पा युगीन सभ्यता। तो पूर्व हड़प्पा युगीन सभ्यता के नाम से भी उसको हम कालीबंगा सभ्यता को जानते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहां जो देखा गया उत्खनन हुआ, तो ध्यान रखिए अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन नहीं किया गया, उत्खनन के लिए ब्रजवासी लाल, बारहकृष्ण थापर और जगतपति जोशी ही उत्तरदायी हैं। सभ्यताएं जितनी भी माय डियर स्टूडेंट्स रही हैं वो नदियों के किनारे रही हैं, क्योंकि नदियों के किनारे के आसपास की भूमि जो नमी होती है कृषि की दृष्टि से बहुत उत्तम वो जगह होती है, और चूंकि जल जो है वो मनुष्य के जीवन का एक अहम स्रोत होता है, बहुत प्राथमिक एक तत्व होता है। बिना जल के मनुष्य का जीवन बिल्कुल एक नहीं जी पाता है, वो उसे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नदियों के किनारे आसपास सभ्यताएं आपको मिलती हैं। तो ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पनपी थी। उस घग्गर नदी को अन्य कई नामों से जानते हैं हम लोग, सोतर नदी, मृत नदी, क्योंकि अब इस समय विलुप्त हो चुकी है इसलिए मृत है। इसको इंग्लिश में डेड रिवर भी कहा जाता है, लेटी हुई नदी, अंत्य प्रवाही नदी। और चूंकि राजस्थान का शोक, क्योंकि सब ये नदी के विलुप्त होने से राजस्थान में जल की कमी, राजस्थान का शोक और योधे का शोक भी इसको कहा जाता है। योधे का शोक क्यों कहते हैं माय डियर्स, ध्यान रखिए, मैंने कहा कि एक प्रश्न को एग्जामिनर कई तरीके से पूछता है। योधे, इसलिए इसको हम कहते हैं योधे का शोक, क्योंकि ये जो राजस्थान हमारा है, इस राजस्थान के अंदर देखते हैं कि ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़ जिला है। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो प्रदेश है इसे योधे प्रदेश कहा जाता है, और चूंकि घग्गर का जो प्रवाह क्रम रहा है वो यही रहा है, इसलिए माय डियर से ध्यान रखिए कि यहां जो देखते हैं ये पोजीशन है कि ये योधे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सरस्वती जो नदी है, इस सरस्वती नदी जो घग्गर, जिसको घग्गर नदी इसका नाम है, इसका जो उद्गम है और उद्गम से जो विलय इसका कहते हैं कि उस समय पाकिस्तान तक उद्गम जो इसका होता था वो शिवालिक पहाड़ी से हमारे हनुमानगढ़ से प्रवेश करके जो गंगानगर जिले से निकल के और पाकिस्तान के बहावलपुर तक वहां पहुंच जाती है, जहां इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पश्चिम राजस्थान रहा है, इस पश्चिम राजस्थान के अंदर भी इसके अवशेष रहे हैं। इसका जो पश्चिम राजस्थान में जो नदी बहा करती थी, उसके बहने के जो उसकी जानकारी है, वो हमें जानकारी हमारा काजरी के नाम से एक संस्थान, जिसे हम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो कि बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, उसके द्वारा, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, जिसके दो प्रमाण हमारे समक्ष हैं। एक प्रमाण हमारा आता है थार का घड़ा। दरअसल चांदन जो गांव है, जिसे चंदन नलकूप यहाँ मिला है, जो मीठे पानी का स्रोत है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में जहाँ देखते हैं खारा पानी मिलता है लेकिन यहाँ मीठे पानी का स्रोत है, उसे चंदन नलकूप थार का घड़ा भी कहा जाता है, जो कि सम तहसील के अंदर जैसलमेर के अंदर है। दूसरा जो प्रमाण यहाँ है जो भूगर्भीय जल का, वो है लाठी सीरीज, जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण तक के लिए है, जो जैसलमेर के अंदर है। आरएसपी के अंदर इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि लाठी सीरीज है, तो वो भूगर्भीय जल पट्टी उसका आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एग्जामिनर कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी स्टूडेंट को पूरा याद रहता है लाठी सीरीज जो है, यहाँ पर सेवन घास उत्पन्न होती है, लाठी सीरीज जो पोखरण से मोहनगढ़ तक है और जैसलमेर के अंदर है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया, क्या पूछे कि लाठी सीरीज है, तो वो क्या है, रिलेटिव में भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी कि भूगर्भीय भूमि के नीचे एक जल की पट्टी जहां सेवन घास उत्पन्न वहां पर होती है। तो इस प्रकार दो प्रमाणों से आधार पे यह सिद्ध होता है कि जो सरस्वती नदी है उसका बहाव जो है वो पश्चिम राजस्थान के अंदर रहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है उसे बहुधान्यदायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, बहुधान्यदायक क्षेत्र ये कहलाता था। मैं मित्रों अब जो बात कर रहा हूं वो जो कालीबंगा सभ्यता है, इसके समाज की, नगर विन्यास की, इसके अर्थव्यवस्था, उसके धर्म दर्शन की और विनाश की हम लोग बात करेंगे। इसका जो नगर विन्यास है वो ध्यान रखिए बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। यहां से प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण पर काटने के बाद उनका जो सड़कों का निर्माण है
जो उसका लेआउट प्लान है उसको फॉलो वर्तमान में भी जो हमारी राज्य सरकारें हैं या जो हमारी जो सरकारें हैं उनका एक संगठन होता है जिसको हम नगर विकास न्यास के नाम से जानते हैं, वो भी उसको वर्तमान में फॉलो करते हैं। तो उनकी सड़कों का जो निर्माण इस प्रकार से किया जाता है, समकोण पर जो कटी होती हैं एक दूसरे को काटती हैं कि हवा जब चलती है तो सड़कें अपने आप को साफ होती चली जाती हैं। उनके मकान जो बसे हुए थे उनको ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रीक पद्धति, जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से जानते हैं। दरअसल यहाँ के जो घर है वो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के मिले हैं। यहाँ की ईंटों का जो एक तरीके से बड़ी ईंट का जो आकार है वो 30:15:7.5 रहा है। उन मकानों के जो दरवाजे और खिड़की हैं वो मेन सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुला करते थे। कालीबंगा सभ्यता में कच्ची जो ईंटें हैं उनके मकान भी मिले हैं। इस नाते से इस सभ्यता को एक नाम दिया जाता है, दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीनहीन बस्ती या दीनहीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं या किसे कहा जाता, तो वह है कालीबंगा सभ्यता। यहाँ के मकानों में दरार पाई गई है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ भूकंप आया है। मित्रों, विश्व में सबसे पहले भूकंप के जो साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा सभ्यता के मकानों से मिला है। यहाँ की सभ्यता के मकानों में जो पानियों को निकालने के लिए जो नालियां होती थी, लकड़ी की नालियां होती थी। और यहाँ के मकानों में देखा गया है कि जो फर्श है उन फर्श का जो निर्माण है वो अलंकृत और सजावटी ईंटों से किया गया है। कालीबंगा के समाज के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कालीबंगा का समाज किस प्रकार का था। क्योंकि कालीबंगा का समाज भी जैसे हड़प्पा समाज था मात्र प्रधान समाज, ऐसा कालीबंगा सभ्यता का समाज ही मात्र सत्तात्मक समाज रहा है, मात्र प्रधान समाज रहा है। क्योंकि यहां से जो मिला है महिला एक महिला कुमार देवी का चित्रांकन युक्त एक सिक्का मिला है। ये जो समाज है वर्ग भेद यहाँ पर था, वर्गों में पूरा समाज बटा हुआ था, जिसमें पुरोहित जो वर्ग है उसका सर्वोच्च स्थान था, जिसका उदाहरण आज भी मिलता है कि हम जो पुरोहित जो होते हैं उनके बड़े सम्मान की दृष्टि से उनको हम लोग देखते हैं, आज तक भी देखा जाता है। यहां से समाज जो रहा है, इस समाज से व्याघ्र या यहाँ के जो उत्खनन हुआ है उस उत्खनन से व्याघ्र चित्रांकन युक्त एक मुद्रा मिली है। कालीबंगा समाज के जो लोग रहे, कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं, उनका जो लिंक रहा है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से रहा है। वो मेसोपोटामिया सभ्यता से परिचित माने उसका उदाहरण हमारे पास है मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, जो कि यहाँ कालीबंगा सभ्यता से खुदाई के दौरान मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता के जो परिवार थे वो उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था, जिसका आधार हमारे पास कहने का जो है वो है यहाँ से मिलने वाले तंदूर, और कई संख्या में चूल्हे यहाँ से मिले, बड़े चूल्हे मिले हैं। बड़े चूल्हे जो 4-4, 5-5 की संख्या में एक साथ मिले हुए हैं। तंदूर मिलना है तो चूंकि इनका जो प्रयोग किया जाता है एक काफी संख्या में जो लोग होते हैं उनका खाना बनाने के लिए किया जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग श्रृंगार प्रिय लोग थे, श्रृंगार किया करते थे और महिलाएं श्रृंगार करती थी, और पुरुष और महिलाएं जो थे बकायदा आभूषण ग्रहण किया करते थे। कालीबंगा सभ्यता में यहां जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको शवदान, एक प्रक्रिया थी उनकी, जिसमें हमारे इतिहास के अंदर 3 प्रकार की शवदान प्रक्रिया मिलती है, जिसे हम पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह कर्म कहते हैं। कालीबंगा में हमें जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं पूर्ण समाधिकरण और मिलते हैं हमें आंशिक समाधिकरण के। माय स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लेकिन कि यहाँ कालीबंगा से हमें जो एक आयताकार अंडाकार कब्रें यहां से मिली हैं। अंडाकार जो कब्रें मिली हैं उन्हें चिरायु कब्र के नाम से भी जाना जाता था। जो पूर्ण समाधिकरण है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ अंडाकार आयताकार कब्र खोदकर, जैसे आप देख रहे हैं इसको, इस प्रकार की कब्र खुदी हुई है। यहाँ बीच में यहाँ पर मनुष्य है, जो उसका कंकाल है मृत मनुष्य का, और उससे संबंधित उसके जो नित्य प्रति उसको जो सामान जो उसके काम आता था उसके साथ उसको दफन किया गया है। ये इस बात को शो करता है कि इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि मनुष्य दोबारा जन्म लेगा और उसे इन चीजों की आवश्यकता होगी तो वो इनका सदुपयोग कर पाएगा। आंशिक समाधिकरण के अंदर जो देखा जाता है, दरअसल क्या है कि हमारे राजस्थान के अंदर दादू संप्रदाय के लोग इस प्रकार का इस प्रकार से प्रक्रिया से वो गुजरते हैं कि जो मनुष्य है जो मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया जाता है। पशु पक्षियों को खाने के बाद उसकी जो शेष अस्थियां बचती हैं
तो उन अस्थियों को या तो जला करके उसकी राख या उन अस्थियों को कलश में डाल करके उसको दबा दिया जाता था। वो कलश शवाधान कहलाता था। इस प्रकार हमारे यहाँ कालीबंगा सभ्यता के लोगों में जो देखा गया है, लेकिन जो शवाधान प्रक्रिया दो प्रकार की मुख्य रूप से थी, एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण। कालीबंगा के सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था का आधार, उनका जो अर्थ का आधार था वो दो था, एक था कृषि और दूसरा था पशुपालन। कृषि में यहाँ बहुत ये मानी कृषि जो व्यवस्था बहुत विकसित व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ की जो कृषि है वो एक साथ दो फसलें लिया करते थे। जैसे यहाँ जो खेत जुते हुए मिले हैं वो जालनुमा खेती के प्रमाण है, जिसे इंग्लिश में ग्रिड कहा जाता है, दोहरी खेती। इस प्रकार की खेती से एक साथ दो प्रकार की फसलें ली जाती थी। मुख्य रूप से यहाँ पर जो गेहूं, चना, सरसों जो फसलें उगा करती थी, और पशुपालन में ऊंट के जो अवशेष हैं वो इस सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग जो चिकित्सीय जो पद्धति है उससे भी बहुत भली भांति से परिचित थे। एक मानिए कि जो शल्य चिकित्सा है, जो सर्जरी है, उसका ज्ञान उन कालीबंगा सभ्यता के लोगों को था। उसका आधार हमारा कहने का यह है कि यहां से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद उसमें है, जो शल्य चिकित्सा या कह सकते कपाल छेदन क्रिया का एक उदाहरण है। शल्य चिकित्सा जो कि अपने मान के इसको हम लोग हाइड्रोस्पोलिस हम लोग कहते हैं, उसका उदाहरण हमें मिलता है। एक जो कि वैज्ञानिक विकास जो किस प्रकार का था उसको समझने के लिए स्थिति हमारी जो बालक की खोपड़ी मिली है वो एक बड़ा उदाहरण हमारे पास है। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो उनका धर्म और दर्शन, एक आध्यात्म उनका विश्वास था। यहां से हवन कुंड, जिन्हें हम अग्निवेदी भी कहते हैं, वो मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो हवन किया करते थे। हवन से जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिसके हम आधार पर कह सकते हैं कि यहां बलि प्रथा का प्रचलन था। हवन करने के दौरान बलि दी जाती थी, जो एक आज भी हम लोग हमारे घरों पर ये जो घरों पर ये जब शुभ कार्यों को किया जाता है तो स्वास्तिक चिन्ह हम बनाते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग उस सभ्यता के लोग भी किया करते थे। यहां आपको ध्यान रखने की खास बात यह है कि मंदिर या शिवलिंग या देवता की मूर्ति या मुद्रा का अंकन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। यहां हड़प्पा सभ्यता के लोग शिवलिंग का पूजन किया करते थे। लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण हमें सैंधव सभ्यता से ही मिलता है। लेकिन मित्रों, आपको ध्यान रखने की बात यह है कि मंदिर निर्माण कला से ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि मंदिर निर्माण कला का जो विकास होता है वो गुप्त काल के अंदर होता है। लेकिन और मंदिरों पर जो भी शिखर जो बनाए गए हैं वो गुप्त काल में है। उसकी पूरी चर्चा हम लोग डिटेल से वो गुप्त काल के अंदर करेंगे। मित्रों, यहां से अन्य काफी अवशेष और मिले हैं, जिनमें मुख्य जो अवशेष है वो है बाघ अंकन मुद्रा, सैंधव लिपि। चूंकि यहाँ सैंधव लिपि जैसी लिपि मिली है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के जो लोग, उनको अक्षरों का ज्ञान था, वो लोग पढ़े लिखे थे। कांस्य दर्पण यहाँ से मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, मूंगे मन के सीपों के आभूषण मिले हैं, तांबे की पिन यहाँ से मिली, कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला है, मिट्टी का पैमाना और जले हुए शव, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोई आक्रमण किसी विदेशी जाति के द्वारा यहाँ पर हुआ है। तो जले हुए शव जो मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं। गोलाकार कुएं भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से ये काफी अवशेष जो मिले हैं, जो हमारे कालीबंगा सभ्यता के विकास की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कालीबंगा के टॉपिक पे हम लोग बात करें विनाश की, कि कालीबंगा सभ्यता का ऐसा क्या हुआ कि जिससे उसका विनाश हुआ, वो सभ्यता तो ध्यान रखिए, विभिन्न इतिहासकारों को जैसे जैसे यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं उस आधार पर उन्होंने अपना तर्क दिया है। आपकी विशेष सुविधा यहाँ पर यह रहेगी, एग्जामिनर जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो बकायदा इतिहासकार का नाम देगा, और उस नाम देने के बाद आपसे उसका कारण पूछेगा कि यहाँ इसका कारण कौन सा कारण है। बहुत से इतिहासकारों का जो मानना है, उनका यह मानना था कि इस सभ्यता के विनाश का कारण घग्गर नदी का सूख जाना रहा है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं लेकर के कि प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया है। जैसे प्राकृतिक आपदा वर्तमान में आप देख कोविड-19 वाली जो आपदा है, ऐसी कोई आपदा शायद उनकी नजर में वो रही होगी, तो जिससे क्या हुआ कि सभ्यता यहाँ के लोग पलायन कर यहाँ से कर गए। मित्रों, आज की परिचर्चा हमारी इस कालीबंगा सभ्यता के साथ समाप्त होती है। नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे वो आर्ट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता और राजस्थान के अन्य सभ्यताओं से परिचय मैं आपका कराऊंगा, और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमारे एग्जाम से संबंधित होते हैं उन पर चर्चा हमारी होगी। ये राजस्थान
का जो हिस्ट्री है, राजस्थान का जो जीके है, आपकी इस क्लास को आप ध्यान रखिए। आप राजस्थान स्टेट का किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एक कांस्टेबल का या टीचर्स ग्रेड का या कोई फर्स्ट या आप आरएएस इस तरह का तक का कोई एग्जाम दे रहे, कोई भी एग्जाम आप दें, निश्चित रूप से आपको ये जो तैयारी बहुत काफी लाभप्रद रहेगी। और आपको मैं समझता हूँ अलग से कोई टॉपिक आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक से संबंधित हो तो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं 9610232818। आप इस पर अपना मैसेज के द्वारा आप अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर, उस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% रूप से दिया जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ईश्वर आपको सफलता दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।